से कुछ नहीं मिलेगा। हाय स्टूडेंट्स, okay, so I hope I'm audible. There are only 4-5 students. Let me just give me a reminder in the group to join. Just give me 1 minute. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Hi Sanjay, good evening, good afternoon. हम लोग को गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए टिल 4:35 तक भी जा सकता है। गुड इवनिंग हम 4 o'clock के बाद स्टार्ट करते हैं जनरली। ओके, सो आई थिंक हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। मे बी यू माइट हैव स्पोकन विद मी थ्रू ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, तो हम लोग शायद फर्स्ट टाइम बात नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, एज फार एज द एकेडमिक्स इज कंसर्न्ड, आई एम गोइंग टू टेक योर फर्स्ट क्लास। उससे पहले शायद मैंने आपकी कोई क्लास नहीं ली है या ली हुई है। इकोनॉमिक्स आप लोगों ने शायद मेरे से पढ़ा हो, मे बी, आई डोंट रिमेम्बर। वंशिका सापू, अच्छा ठीक है। सो बेसिकली आई होप यू कैन सी दिस स्क्रीन विच आई हैव शेयर्ड। जो सिलेबस वाली स्क्रीन है आपको दिख रही है मेरी अभी सभी को? एवरीबडी इज अलाउड? हाँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा है हमने पीयूष, राइट, ओके ठीक है। तो आप लोग मुझे जानते ही हैं फिर, तो फिर ठीक है। सिलेबस में आपसे जस्ट एक ओवरव्यू सिलेबस का आपको देना चाहती हूँ पहले, और उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे इसको। तो हमारा जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आई एम गोइंग टू कंडक्ट, आई एम गोइंग टू टेक योर दिस सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हिच इज अगेन रिलेटेड टू मैनेजमेंट और समथिंग लाइक दैट। और आपके ऑफ कोर्स जो कोर एरिया है आपका कंप्यूटर साइंस, उससे थोड़ा सा हटके है ये सब्जेक्ट, तो थोड़े से आपको इसमें टर्म्स टर्मिनोलॉजीज जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़े से अलग होंगे। या आपको नहीं समझ आए, या आपने शायद पहली बार सुने, आप ऐसा हो सकता है, तो आप मुझे जो भी हमारी क्लास आगे अभी मैं कंडक्ट करूंगी, उसमें आपको कभी भी कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप बीच में भी रेज कर सकते हो, और या फिर आप क्लास के एंड में अगर आपको क्वेश्चन पूछना तो आप तब भी रेज कर सकते हो। बट आई वुड वांट यू कि आप इंटरप्ट करके मुझे आप बीच में पूछ सकते हो। कोई भी पर्सन अपने आप को अनम्यूट कर सकता है कभी भी। ये मैंने, अगर हम तरीके से क्लास लेंगे और आप डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, तो मैं आपको ये फ्रीली आप अपने आप को अनम्यूट करके आप मुझे पूछ सकते हैं कुछ भी, अगर कोई डिस्टरबेंस आप लोगों ने नहीं किया। अदरवाइज फिर मैं ये आपका वही रेज हैंड वाला सिस्टम करना शुरू कर दूंगी। तो आई जस्ट थिंक कि आप लोग ऑलरेडी कोऑपरेटिव स्टूडेंट्स हैं, पहले ही ऑलरेडी हमने किया हुआ है, साथ में क्लासेस वगैरह ली हुई हैं। गुड आफ्टरनून निखिल। तो देखिए, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली 4 यूनिट्स हैं हमारे पास इस सब्जेक्ट में। पहले यूनिट में हम पढ़ेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कहाँ कहाँ, स्कोप क्या है इसका, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, क्या फंक्शंस है, फंक्शनिंग क्या होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर, जो बेसिकली एक डिपार्टमेंट में हेड होगा किसी भी कंपनी में। इस डिपार्टमेंट का हेड जो फाइनेंस मैनेजर होगा, उसके क्या फंक्शंस हो सकते हैं, किस तरह से हम काम करते हैं, या नेचर क्या है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिकली, या इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वो सब कुछ हमने इसमें कवर करना है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों ये डिपार्टमेंट बनाया गया है। दिस इज पर्टिकुलरली, यू कैन से फाइनेंस एक डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट नहीं है। फाइनेंस या अकाउंट्स हमने सुना होगा, एक डिपार्टमेंट होता है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में है, जो कि कंट्रोल करता है सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को।
तो बेसिकली उसके और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कि बेसिकली पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ कितना पैसा कहाँ से आ सकता है, किस कॉस्ट पे आएगा, लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमें चाहिए तो कहाँ से आएगा, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो हम कहाँ से पैसा ले सकते हैं, मार्केट से उठा सकते हैं, और कितनी कॉस्ट पर आएगा, कौन सा हमें सोर्स ऑफ जो फंड है, सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो हमें थोड़ा कॉस्ट कम पे मिल रहा है, कौन सा हमें ज्यादा पे मिल रहा है, कौन सा हमें जल्दी मिल जाएगा, कौन सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा, ये सारी चीजें हैं जो कि हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं। सोर्सेस कौन कौन से हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब मनी सेम अमाउंट ऑफ मनी की वैल्यू कम हो जाती है या ज्यादा होती है एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जो वैल्यू यानी कि आज के टाइम में 100 रुपए की है, वो 100 रुपए की वैल्यू 10 साल पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी इन कंपैरिजन टू टुडे। इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि वैल्यू जो है वो खो देता है टाइम अपनी टाइम के साथ साथ। पहले हम लोग को 100 रुपए में जितनी चीजें मिल जाती थी, आज हमें 100 रुपए में उतनी चीजें नहीं मिलती, कम मिलती हैं, यानी कि महंगाई बढ़ गई है या व्हाटएवर। सो बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लेशन या बिकॉज ऑफ कांस्टेंट राइज इन प्राइसेस, टाइम वैल्यू जो है मनी का चेंज हो जाता है। तो बेसिकली पहले यूनिट में ये हो गया। मॉड्यूल सेकंड विच इज योर सेकंड यूनिट, यहाँ पर हम पढ़ेंगे मेनली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके अलावा कैश फ्लोज क्या होते हैं, कैपिटल बजटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लंबा बड़ा टॉपिक है, और उसमें बहुत सारे ये हमारे पास डिफरेंट जो है सोर्सेज हैं ऑफ रेजिंग कैपिटल, कहाँ कहाँ से हम कर सकते हैं। और कैपिटल बजटिंग में बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसमें कि डिफरेंट यू कैन से मेथड्स हैं जो हमें कैलकुलेट करने हैं, या डिफरेंट मेथड्स, बेसिकली आप ये कह लीजिए कि से हम कैपिटल बजटिंग कर सकते हैं इन मेथड से। वो मेथड्स में हर मेथड में अपना एक कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला भी गिवन है, जिसमें अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हम वो कैपिटल बजटिंग को भी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस हमारा थर्ड मॉड्यूल रहेगा या थर्ड यूनिट रहेगा, जिसमें कि कौन कौन से हमारे, अगेन इसमें भी थेरीज दी हुई हैं कुछ एक्सपर्ट्स ने कि नेट इनकम की या नेट ऑपरेटिंग इनकम की, एनआई एनओआई, ये सारी थ्योरीज हैं जो भी हम ट्रेडिशनल थ्योरीज कौन कौन सी, एमएनएम थ्योरीज में कौन कौन सी थ्योरी, किसने कौन सी थ्योरी दी है, और वो किस हिसाब से हम कैपिटल स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं, या हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। किसी के पास भी कोई भी किसी भी वर्ड से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो कि कैपिटल क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, कुछ भी जो भी आपको आता है क्वेश्चन, ठीक है, दिमाग में। थर्ड यूनिट में एक तो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस पढ़ना है, और एक हमने पढ़ना है डिविडेंड पॉलिसी। दो मेन टॉपिक्स हैं इसमें। डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है, डिविडेंड पॉलिसी क्या क्या कौन से डिटर्मिनेंट्स जो डिटरमाइन करते हैं कि डिविडेंड हम कितना देंगे, डिविडेंड क्या होता है, और किन किन मॉडल्स के थ्रू ये एक्सपर्ट्स, 3 एक्सपर्ट्स इन्होंने अपने अपने मॉडल्स के थ्रू डिविडेंड को डिजाइन या डिफाइन करने के लिए कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उन्होंने अपने अपने हमें वो दिए हैं, मॉडल्स दिए हैं कि डिविडेंड को कैलकुलेट करने के लिए। फोर्थ यूनिट है हमारा, ये थोड़ा इजी टॉपिक है, वर्किंग कैपिटल। क्या हमारा इस क्या होता है वर्किंग कैपिटल, हम कैपिटल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, जैसे हम पढ़ेंगे तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, उस क्या जरूरत है वर्किंग कैपिटल को रखने की, अगर हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी है तो क्या डिफरेंस है उसमें, अगर कुछ है भी तो ये सारा कुछ हम वर्किंग कैपिटल एंड ऑल दोस थिंग्स रिलेटेड टू दैट विल बी स्टडीड इन दी यूनिट 4 ऑफ आवर्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक मैं करती हूँ अभी आज स्टार्ट आपका। हमारा ये सब्जेक्ट मोर और लेस हमने इसमें जो मेथड्स पढ़ने हैं आगे सेकंड यूनिट में या थर्ड यूनिट में, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें थ्योरीज दी हुई हैं या कुछ भी मेथड्स हम पढ़ेंगे जो फॉर्मूले वाइज पढ़ेंगे, वो सब कुछ हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली पढ़ने की कोशिश करेंगे कि फॉर्मूले हम याद रख लें, और कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम उसमें मैथमेटिकल कुछ भी इमेजिनरी फिगर डाल के और कैलकुलेट करके वो चीज अगर हम दिखा देंगे फॉर्मूले के थ्रू तो बहुत अच्छा रहेगा। बट अदरवाइज हमारा ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उतना नहीं है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही है, थ्योरी के क्वेश्चंस ही इसमें, थ्योरी का ही सारा टॉपिक है इसमें। बेसिकली बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। अगर सब ऑफलाइन क्लासेस होती हैं या ऑफलाइन एग्जाम आपके सेमेस्टर के एंड तक होते हैं तो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का चांसेस कम है।
ठीक है। लेकिन हम फिर भी जो भी हम थ्योरेटिकल आंसर्स करेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के, अगर हमें आते हैं तो हम उसको कोशिश करेंगे कि हम एक एग्जांपल लेके और प्रैक्टिकली आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ताकि वो थोड़ा ज्यादा स्कोरिंग लगेगा। ठीक है, ये हमारा मेथड होएगा अटेम्प्ट करने का, क्योंकि अभी दिस इज टू अर्ली टू से वेदर योर एग्जाम्स विल बी ऑफलाइन और ऑनलाइन और व्हाटएवर। तो 4 मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगी, 1 यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा, सेकंड यूनिट कंप्लीट होने के बाद सेकंड असाइनमेंट मिल जाएगा। यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा, यूनिट छोटी है तो मे बी पहला असाइनमेंट आपका शायद छोटा हो जाए, यूनिट सेकंड बड़ी है तो आपका शायद सेकंड असाइनमेंट थोड़ा लंबा हो जाए या ज्यादा क्वेश्चंस हो जाए। हर यूनिट के कंप्लीट होने के बाद आपको एक असाइनमेंट मिलता जाएगा, वो आपको मुझे विद इन टाइम सबमिट करना है। करोगे तो उसके मार्क्स मैं आपके लगाऊंगी, जो नहीं मुझे टाइम पर सबमिट करेगा तो उसके मार्क्स अकॉर्डिंगली डिडक्ट होंगे। एमसीक्यूज आपके जैसा कि पैटर्न आपको पता ही है, अभी चल रहे हैं हमारा ऑनलाइन टेस्ट, 6 टेस्ट होते हैं एक सेमेस्टर में, जो आप ऑलरेडी हर सेमेस्टर में देते हैं, लास्ट सेमेस्टर में भी आपने दिए होंगे। अभी हमारा एज दी सब्जेक्ट टीचर मैं आपको ये बता रही हूँ, एमसीक्यू मैं 6 लूंगी। 5th और 6th एमसीक्यू में मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालने की, ये मैं अपने आप से आपको अभी बता रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा लिख कर भी आंसर को अटेम्प्ट करने की थोड़ी सी आदत हो। लेकिन अगर एमसीक्यू ही होता है आपका फाइनल भी एग्जाम एक्सटर्नल, तो ऑनलाइन पेपर ही रहेगा वो भी। और जो मैं अभी अदरवाइज भी लूंगी 5th और 6th, उसमें सब्जेक्टिव 1-2 क्वेश्चंस डाल सकती हूँ, या अगर तब तक कोई नोटिस हमारे पास आ गया यूनिवर्सिटी से कि आपके क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम्स होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे, तो फिर तो आपके एमसीक्यूज भी सब्जेक्टिव हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है, या हो सकता है उससे पहले कुछ और मेजर चेंजेस भी हो जाए पैटर्न अकॉर्डिंगली हमारा, तो हम वैसे ही अपना एकेडमिक सेशन ये वाला चलाएंगे। ठीक है, सिलेबस का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। 4 यूनिट्स हैं, 4 असाइनमेंट्स हैं, 6 एमसीक्यूज हैं, जिसमें से कोशिश करूंगी मैं कि 2 आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करके रहे, या सब्जेक्टिव भी रहे। और अभी फिलहाल क्योंकि कोई हमारे पास यूनिवर्सिटी से गाइडलाइंस या कुछ ऐसा ऑफलाइन क्लासेस का नहीं है, या सब्जेक्टिव क्वेश्चन या आंसर्स का या एग्जाम्स का नहीं है, तो हम एमसीक्यूज ही रखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन क्वेश्चंस ही हम लोग रखेंगे। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द स्क्रीन ऑफ द टॉपिक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा एक कोड है, इसमें क्या हम कवर कर रहे हैं वो हम देखेंगे अभी। पहले हमने पढ़ना है मीनिंग, इसका स्कोप, फंक्शंस जो भी हैं, जो हमारा फर्स्ट यूनिट में टॉपिक पहला है, वो हम अभी पढ़ने स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, किसी को कहीं पर भी कुछ भी क्वेश्चन, किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पूछ लेना, रादर की अज्यूम करना कि मैं बाद में पूछूंगा इस वर्ड का क्या मीनिंग है। इससे अच्छा है कि आप, क्योंकि ये वर्ड बार बार यूज होगा आगे भी जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो उसका मीनिंग अगर अभी क्लियर हो जाएगा, और फिर आपको आगे का भी अदरवाइज नहीं समझ आएगा अगर आप अभी क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे तो। ठीक है, नाउ मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है, इट इज कंस्टिट्यूटिंग फ्रॉम दीज 2 वर्ड्स, एक है फाइनेंस और दूसरा है मैनेजमेंट। तो अगर मैं आपको बोलूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस आई थिंक एवरीबडी नोज, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, मनी, फंड, कैश। ठीक है, जिसके रहते सारी एक्टिविटीज किसी भी बिजनेस में, किसी भी कंपनी में होती हैं। किसी भी कंट्री की कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कितनी कंपनीज हैं, क्या क्या उनके पास, हमारे पास मतलब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर कितने कॉर्पोरेट्स हैं, कितनी कंपनी चल रही हैं, कुछ छोटी होंगी, कुछ बड़ी होंगी, कुछ मिड लेवल की होंगी, कुछ बहुत जायंट्स बड़े हैं, कुछ बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना एक फाइनेंस या अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होता है, और उस डिपार्टमेंट का भी कोई ना कोई हेड होता है, डिपार्टमेंट का अपना एक हेड होता है, चाहे वो किसी भी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, तो फाइनेंस पैसा हो गया, मैनेजमेंट का मतलब होता है उस चीज का प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, उसको कंट्रोल करना प्रॉपर तरीके से, जहां पर डायरेक्शंस की जरूरत है किसी को देने की, वो उसके बारे में डायरेक्शंस देना, ये सारी चीजों को हम कहते हैं मैनेज करना, मैनेजमेंट कहते हैं इसको। तो मैनेजमेंट, वैसे तो मैनेजमेंट में एक और चीज स्टाफिंग भी आती है, बट क्योंकि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेस में स्टाफिंग नहीं आएगा, ये 4 चीजें मेन आती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो बेसिकली पैसे का मैनेजमेंट करना इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेस जो है सब्जेक्ट का वो यही है, जो भी कुछ हम आगे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जो भी हमने भी डिस्कस करें सिलेबस में देखें टॉपिक्स, वो सब कुछ रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड टू फाइनेंस मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किस तरह से हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में पैसे का मैनेजमेंट करना है, कहाँ पर हमें पैसे का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कौन सी एक्टिविटी में है, कितना है, ज्यादा है, कम है,
फाइनेंस को हमें किस डिपार्टमेंट में कितना देना है, या हर डिपार्टमेंट को फाइनेंस कितना यूज करने का अथॉरिटी है, अप्रूवल है उनके पास, या किस तरह से क्या प्रोसेस है, मतलब पैसे को यूज करने का एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसके कहने पर कितना पैसा कब किसको दिया जाएगा, कौन सी एक्टिविटी के लिए, ये सारा कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। ठीक है। So basically, financial management is planning, organizing, directing and controlling of the financial activities of an enterprise. Enterprise कोई भी business भी हो सकता है, enterprise कोई company भी हो सकती है, enterprise कोई छोटा सा startup भी हो सकता है। Suppose मैंने कोई company start करनी है जिसमें कि शायद मैं एक ही पर्सन अपने अंडर असिस्टेंट रखना चाहूँ, 2 लोगों की एक छोटी सी कंपनी होगी, दैट स्टार्टअप विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज वन कंपनी में बी इफ इट इज रजिस्टर्ड, या एंटरप्राइज, या हम ऑर्गेनाइजेशन भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि हर किसी के लिए आता है, हर किसी कंपनी, हर किसी इंस्टीट्यूट हो गया, या कोई भी फर्म भी हो गई, कोई कंपनी भी हो गई, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हर चीज ऑर्गेनाइजेशन तो है ही। So basically, organizing, planning, directing, and controlling of the financial activities of any company is financial management. ठीक है। तो जनरल मैनेजमेंट हमें क्या करना होता है बेसिकली फाइनेंस का। Nikhil, your question is how it is related to the engineers. See, I'll tell you what exactly why this university or every university is now making you study, you people, the technical people study all those subjects which are not maybe directly related to your stream. This is very true कि finance management आपको नहीं करना, आपको डायरेक्टली फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं करना इन द ऑर्गेनाइजेशन। वंस यू विल बी पास्ड आउट और यू विल बी एन इंजीनियर, तो आप अपना काम, अपना कोर जो आपकी स्ट्रीम है आप वही काम करोगे। आप डेवलपमेंट में जाना चाहता है, कुछ लोग टेस्टिंग में जाना चाहेंगे, कुछ लोग अपना जो भी आपका प्रोग्रामिंग है उसमें करना चाहेंगे आप काम। दिस इज वेरी ट्रू कि आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप फाइनेंस मैनेजमेंट में नहीं होगा, बट समटाइम्स इट हैपेंस दैट व्हेनेवर यू आर पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, you should be knowing how the other departments are also functioning, because each and every department is interdependent to each other. फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, वो डिपेंड करता है, मे बी सेल्स डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करेगा कुछ काम के लिए, एचआर डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है। तो हमें हर डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, या उसका क्या रोल है बेसिकली, वो थोड़ा सा ओवरव्यू। हाँ, ये आप जो पढ़ रहे हो, जो एक पर्सन एमबीए करेगा फाइनेंस से, वो इसके बारे में बहुत डिटेलिंग में पढ़ेगा, जैसे आप कंप्यूटर साइंस के बारे में डिटेलिंग में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डिटेल्ड में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन एमबीए का पर्सन भी है जो समहाउ कहीं ना कहीं सी सब्जेक्ट पढ़ता है, C++ पढ़ता है, HTML पढ़ता है, कंप्यूटर्स पढ़ता है, सैड पढ़ता है। So just to give the overview about the other departments or the other people who will be part of your organization, कहीं ना कहीं आपको उनसे बात करने की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के को जो मैं कांटेक्ट करूंगा, तो मैं किस किस चीजों के लिए कांटेक्ट कर सकता हूँ, वो आपको कैसे पता चलेगा। तो आप इस सब्जेक्ट से पता चलेगा कि ठीक है, फाइनेंस मैनेजर का ये रूल है। तो मुझे अगर बीइंग द कंप्यूटर इंजीनियर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, इफ आई वुड वांट टू गेट समथिंग डन, some activity done which is related to the financial activity of anything, तो आप वो किस तरह से थ्रू मे बी योर मैनेजर, you will have to directly approach to the finance department sometimes, अप्रूवल के लिए, बजट के लिए, पैसा आपको किसी चीज के लिए चाहिए, आपको अपनी टीम में कोई पर्सन हायर करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, एचआर से आपको शायद रिक्रूटमेंट की हेल्प चाहिए होगी, उसका कितना बजट रहेगा, या उसकी सैलरीज के लिए आपको शायद फाइनेंस डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, या उसके टीडीएस की कैलकुलेशन के लिए शायद आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए आप कब अप्रोच करोगे, वो इस सब्जेक्ट से आपको पता चलेगा। क्लियर है निखिल? समझ आ गया कि हम ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ भी आपको काम करना ही पड़ेगा, फाइनेंस के लोगों के साथ, मैनेजमेंट के लोगों के साथ, सेल्स लोगों के साथ समटाइम्स भी आपको बात करना पड़ेगा। वो क्लाइंट, अगर आपका फ्रंट एंड पे आप रहोगे, क्लाइंट सर्विसिंग आपका मेन काम रहा, तो आपको क्लाइंट के साथ बेसिकली, समझ आ गया? ठीक है। सो बेसिकली यही चीज है हमारा मेन मोटो, की आपको उस चीज का मास्टर नहीं बना रहे, फाइनेंस का मास्टर नहीं बना रहे सब्जेक्ट को देखे, सिर्फ ये कि आपको ओवरव्यू मिल जाए कि क्या होता है, किस तरह से ये लोग
बनाते हैं, डिविडेंड किस तरह से मिलता है, शेयर क्या होता है, पैसा कहाँ से आता है, कंपनी में पैसा आता कहीं से है, तो फिर वो आगे कैसे मिलता लोगों को, दूसरे लोगों को किस तरह से मिलता है, कौन से प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा, कैसे लेंगे, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाएगा, या किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती है, ये पता होना चाहिए। सपोज करिए आप नहीं करना चाहते जॉब, आप बिजनेस ही करना चाहते हो, तो फिर अगर आपको सारे डिपार्टमेंट्स की नॉलेज नहीं होगी तो नहीं स्टार्ट कर सकते। इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ एमबीए ही बिजनेस के मालिक कंपनी के मालिक बन पाएंगे और कंप्यूटर इंजीनियर्स कोई कंपनी नहीं स्टार्ट कर सकते। अगर आपको अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, सो यू शुड बी नोइंग हाउ टू गेट अ कंपनी रजिस्टर्ड, विच इज नॉट पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो जस्ट टू नो एंड आपके आसपास कैसे काम हो रहा है, हैपनिंग कैसे हो रही हैं चीजें, वो आपको बताने के लिए सारे रिलेटेड सब्जेक्ट्स बताए गए हैं। एक आपके सेमेस्टर में एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि रिलेवेंट नहीं है आपका और डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं है, इनडायरेक्टली है, तो वो सब्जेक्ट्स आपको ओवरव्यू के लिए दिए गए हैं। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वन ऑफ देम। Basically, it's a managerial process which is concerned with the planning and control of the financial resources. हमारे पास पैसा आने के क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसा आ सकता है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे प्रॉपर उन सारे रिसोर्सेज की प्लानिंग करना और कंट्रोलिंग भी करना। बाद में ऐसा नहीं हो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, हमने पैसा चाहिए था 100 करोड़, हमने मार्केट से उठा लिया 200 करोड़ रुपया, 150 करोड़ रुपया उठा लिया, चलो जी कोई बात नहीं, पैसा ज्यादा आ रहा है, लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है हमारी कंपनी में, हम ले लेते हैं पैसा। ऐसा नहीं, हमारे पास प्रोजेक्ट या हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्लान सपोज सिर्फ 100 करोड़ का ही है, हमें रिक्वायरमेंट ही 100 करोड़ की थी, तो 200 करोड़ लोग अगर 200 करोड़ का पैसा अगर हम रेज कर भी रहे हैं मार्केट से, तो क्या वो लेना ठीक है? आपके हिसाब से क्या वो लेना ठीक है? मेरे हिसाब से वो लेना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एडिशनल 100 करोड़ रुपया आया वो आपको फ्री में नहीं आया, यू विल हैव टू पे सम कॉस्ट फॉर इट, एंड इफ यू हैव नो प्लान फॉर द इन्वेस्टमेंट फॉर दैट एडिशनल 100 करोड़ रुपीज, तो उसको आप अपने पास रख के उस पर इंटरेस्ट देते रहोगे, कॉस्ट आपका बेसिकली वो हर मंथ का एक कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट जुड़ जाएगा, आपका ओवरहेड आपके सर पे एक्सपेंस आ जाएगा और आप उसको कुछ यूज भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके प्लान में ही नहीं था। सो फाइनेंस जो है एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का। एक्सेस में होता है तो भी लायबिलिटी बढ़ती है, कम होता है तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना कि जिस टाइम पे हमको जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है उतना सफिशिएंट हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल हो, ये फाइनेंशियल या बोल सकते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सपोज करिए कि अगर एक पर्सन को सैलरीज, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन के पास सैलरी देनी है उसको 7th को, एवरी 7th ऑफ द मंथ उसको सैलरी देनी है, सपोज 10 करोड़ रुपए की वो सैलरी देता है, तो 9 तारीख को हमारे पास 10 करोड़ रुपया ही नहीं है, हमारे पास शॉर्ट ऑफ मनी हो गया 8 करोड़ रुपया, तो क्या हम सैलरी दे पाएंगे 7th को? तो ये क्या हो गया? इनकेपेबिलिटी ऑफ दी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, कि वो इनकेपेबल रहे अपने रिसोर्सेज को, अपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस को यूज करने में, कि उनको प्रॉपर या सफिशिएंट या ऑप्टिमम जो फंड्स रिक्वायर्ड है एट गिवन पॉइंट इन टाइम वो नहीं कर पाए सफाइस। मनी उतनी उस टाइम पर चाहिए होगी जितनी हमें चाहिए उतनी अवेलेबल करानी उनको है, और इस चीज की प्लानिंग करना, एग्जीक्यूट प्रॉपर करना, इसको प्रॉपर कंट्रोल में रखना ऑल द टाइम इज व्हाट फाइनेंस मैनेजमेंट इज डूइंग और इट विल डू। ये उनका मेन काम है कि भाई तुम्हें फंड्स को अरेंज करना है, अगर आज हमें 10 करोड़ रुपया, 20 करोड़, हमें 100 करोड़ चाहिए तो हमें चाहिए, या और हम उनको इमीडिएटली नहीं बोल सकते जिसके हमें आज सुबह बता रहे हैं कि हमें शाम तक चाहिए होगा या कल तक चाहिए होगा 100 करोड़ रुपया। देयर इज अ प्रोसेस टू एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें इतने से इतना पैसे का अरेंजमेंट अगर करवाना है फाइनेंस मैनेजर, तो हमको फाइनेंस डिपार्टमेंट को मे बी एक दिन पहले बताना होगा, या ज्यादा फंड है तो एक मंथ पहले बताना होगा, या और ज्यादा फंड है या हम एक एनुअल प्लानिंग कर रहे हैं या हम 5 ईयर प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मे बी हमें उनको 1 साल का टाइम भी देना पड़ सकता है बहुत बार, अगर हमारा इतना जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि हमें फंड्स की बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट की एकदम से जरूरत पड़ गई जो हमने पहले कभी नहीं किया, तो ऑब्वियसली देन इट विल रिक्वायर अ लॉन्ग डीप बिग प्लानिंग, एंड देन थिंग्स विल बी डन, बिकॉज वेर एवर द मनी इज इन्वॉल्व, और पैसा आपको कोई इजीली देगा नहीं मार्केट से, आपको कोई आप वो हमारे फ्रेंड सर्कल एक अलग बात होती है कि थोड़ा सा ट्रस्ट होता है, लेकिन हमारा हम किसी से अगर पैसा दूसरे से मांगते हैं तो सबसे डिफिकल्ट होता है किसी की भी पॉकेट से पैसा निकलवाना। तो अगर आप किसी कंपनी को रन करने के लिए उधार पैसा मांगने मार्केट में जा रहे हैं एज दी फाइनेंस मैनेजर, तो ये बहुत चैलेंजिंग है आपके लिए, आपको इजीली पैसा कोई नहीं देगा। सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना ही पड़ेगा कि भैया आप वो पैसा वापस कर सकते हो।
पैसा वापस आप कर पाओगे, आपके पास कुछ ऐसा इतना मे बी कोई कैपिटल को रेस करने के लिए आपके पास क्या है, कोई आपके पास उतना लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है, कुछ बड़ा प्लान आप दिखा के सेटिस्फाई कर सकते हो बैंक को या किसी भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो कि आपके प्लान में या उस चीज में, या क्योंकि आपके पास सिर्फ कैश नहीं है पर प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो आप सोच रहे हो मेरे पास तो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है लेकिन प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाहता या बेचना नहीं चाहती और मैं फंड उसके बेस पर मैं फंड उठा रही हूँ मार्केट से और पैसा बिजनेस करना चाहती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है ना, मेरे पास प्रॉपर्टी सपोज पड़ी हुई है, 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और मेरे पास लेकिन कैश नहीं है, 20 करोड़ भी नहीं है, तो मैं 20 करोड़ रुपया उस 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को मोर्टगेज करके ले सकती हूँ मार्केट से। बट अगर किसी के पास बिल्कुल भी ना लैंड है, ना प्रॉपर्टी है, ना कोई और मोर्टगेज करने के लिए कुछ और कुछ भी नहीं है, तो क्या एक पर्सन जिसकी इनकम जीरो है, सिर्फ उसके पास एक अच्छा प्लान है, तो क्या बैंक उसको पैसा देगा? एज एन इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा देगा? बैंक अपना सिक्योरिटी के लिए कुछ तो रखना चाहेगा कि क्या पता इसका प्लान चले ही नहीं, क्या पता इसका बिजनेस चले ही नहीं, क्या पता ये अनसक्सेसफुल हो जाए, इसको बिजनेस चलाना ही ना है, इसका प्लान बहुत अच्छा है बट बिजनेस में नहीं, शायद अच्छा ना प्रूव हो और इसका बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो जाए, कम हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो सिक्योरिटी के लिए शायद कुछ लोग नहीं भी करते। वहां पे लोग पैसा सोर्स क्या होगा उनका, या तो अगर उनके पास थोड़ी बहुत भी सेविंग है या तो उससे काम चलाएं, या फिर जिसके पास पैसा है और उसके पास दिमाग नहीं है काम करने का, वो ऐसे किसी लोगों को मार्केट में पकड़े और बोले कि देखो मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये प्लान है, मैं इसको इस तरह से करना चाहता हूँ, तुम पैसा लगाओ मैं काम करूंगा। ऐसा भी वेंचर्स ऐसे भी होते हैं, दो लोग आपस में मिलकर काम करते हैं। तो हम बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं क्या क्या सोर्सेज हैं मार्केट में, पैसा हमें कहाँ से हम पैसा ले सकते हैं। मेन जो होता है वो एक तो शेयर मार्केट है, शेयर्स अपने हम बेच सकते हैं और शेयर्स के अगेंस्ट हम पैसा उठा सकते हैं मार्केट से। कि एक आदमी को सपोज हमने हमने शेयर इशू कर दिए, हमें 10 करोड़ रुपया चाहिए, सपोज मार्केट से उठाना है, हमें शेयर मार्केट से उठाना है, हमने 10 करोड़ उठाने के लिए 10 रुपए का एक शेयर की वैल्यू रखी अपनी और 1 करोड़ शेयर इशू कर दिए, तो सारे अगर 1 करोड़ हमारे शेयर बिक गए तो 10 करोड़ रुपया हमारे पास आ जाएगा। बट हमें लोगों को बिलीव भी दिलाना होगा, तुम हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करोगे तो हमारे पास प्लान इतना अच्छा है, प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे हैं कि हम उससे 10 का 12 बनाएंगे, 12 15 भी हो सकता है बनाए, आपको प्रॉफिट होगा, शेयर वैल्यू बढ़ेगी, तो आपकी अर्निंग्स होंगी, डिविडेंड मिलेगा, कुछ भी। तो मेन होता है एक तो पैसा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एक तो होता है दिस शेयर्स, डिबेंचर्स होते हैं, और या फिर बैंक्स के थ्रू हम लोन भी ले सकते हैं, फिक्स्ड जो एक इंटरेस्ट पे लोन हमें मिल जाते हैं। बैंक इंटरेस्ट हमसे लेता रहता है हर महीने, और अपना अगर हम उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं वापस तो वो कर सकते हैं, या फिर एक टाइम पीरियड के बाद हमें इकट्ठा पैसा भी पूरा वापस करना होता है और इंटरेस्ट हम हर महीने देते रहते हैं, दोनों जैसा भी हम ऑप्ट करते हैं अपना लोन के बैंक के हिसाब से, पॉलिसी के हिसाब से, या जैसा हम करना चाहते हैं। एट टाइम्स बैंक भी वैसा कोऑपरेट कर लेता है। अगर हम बहुत अच्छे ब्रांड हैं तो हमें बैंक के पास भी जाने की जरूरत नहीं होती है, हमें इमीडिएटली मार्केट से ही पैसा मिल जाता है, लोग ही इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। आप देखिए जो लोग, अगर आप में से कोई इंटरेस्ट रखते होंगे, अभी शेयर मार्केट के लिए भी बीच में मैंने एक सेमिनार थ्रू टीएनपी अरेंज करवाया था आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट का, तो उसमें यही नॉलेज देने की था कि कुछ लोग के पास, जिनके पास एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है, वो उस पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हैं, स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, स्टडी करके लगाएं तो पैसा बहुत अर्न करना हो सकता है स्टॉक मार्केट से। आज शेयर मार्केट बहुत अप है, अगर मैं आपको करंट की सिचुएशन बताऊं तो इट इज गोइंग अप। लास्ट वीक बहुत डेप्थ, बहुत नीचे चला गया था मार्केट में, सब जगह लॉसेस थे, शेयर्स के प्राइसेस बहुत कम हो गए थे, बहुत सारे लोगों ने उस शेयर को खरीद लिया था उस टाइम पे, और अभी वो लोग 3 4 दिन के अंदर उनको प्रॉफिट हो गया है, बहुत ज्यादा अच्छा वाला प्रॉफिट हो गया शेयर मार्केट से। तो बेसिकली यही सारी चीजें हैं जो कि लोग जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो कि बहुत ज्यादा अच्छी इनकम अर्न करके देता है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाता है जहाँ पे इनकम बहुत अच्छी होती है, तो उस कंपनी का मार्केट शेयर वैल्यू बढ़ जाता है। शेयर वैल्यू बढ़ेगा तो जो इन्वेस्टमेंट्स आपको इजिली आप आगे जब भी कभी आपको चाहिए पैसा रेस करने के लिए शेयर मार्केट से आप उठा सकते हो। लोगों का फेथ होता है आप पे कि ये तो कंपनी अच्छा करती है, इसका शेयर वैल्यू हमेशा बढ़ जाता है, हमें पैसा लगा देना चाहिए। तो आपको जब पैसा चाहिए शेयर मार्केट से भी हम उठा सकते हैं, डिबेंचर से हम उठा सकते हैं, बैंक से हम उठा सकते हैं, या फिर हम अपनी पर्सनल सेविंग्स से पैसा लगाना चाहें अगर लगा सकते हैं, जिसके पास पर्सनल सेविंग होती है वो उससे भी बिजनेस स्टार्ट करता है कुछ कुछ कोई आदमी। या अगर ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है और बहुत बड़ा लेवल पे आपको पैसा चाहिए तो आपको मार्केट की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसी के पास भी इतना पैसा एक्सेस में नहीं पड़ा होता जितना कि बिजनेस को चाहिए होता है, तो हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या जो भी हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस अवेलेबल है मार्केट में, उनको हमें यूज करने की जरूरत पड़ती ही है एज फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, क्योंकि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया?
फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आई थिंक जो मीनिंग है, कोर मीनिंग क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है. आई वुड बी एबल टू ऑलवेज गिव यू द एग्जांपल्स विच आर वेरी प्रैक्टिकल, जिससे कि आपको समझ आए कि आप, और यही हमारा मेन मोटो है. मेरे को आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने का, मैं एग्जांपल जो देती हूँ वो बुक में शायद कोई एग्जांपल बहुत डिफिकल्ट, बहुत ऐसा, बहुत कुछ एक्सपर्ट का दिया हुआ हो सकता है, बट मैं जनरली ऐसे एग्जांपल्स आपको देती हूँ जो कि आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड हैं, आपके साथ हो चुके होते हैं या होंगे आगे, या हो रहे होंगे आजकल में. तो आपको, ताकि वो टॉपिक इजिली क्लियरली आप कोरिलेट उसको कर पाए और आपको वो क्लियरली समझ आए, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाने का मतलब मेरा ये है कि आप, जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, या जो इस पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट का मीनिंग है, वो आप तक वैसे ही समझ आ जाए, आपको वैसे ही. दिस इज व्हाट माय मोटो इज, टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड. अदरवाइज बुकिश लैंग्वेज तो डेटा बुक्स में भी पढ़ा हुआ है, इंटरनेट पे भी पढ़ा हुआ है, सब जगह है, आप लोग खुद भी स्टडी कर सकते हैं. बट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड, आई गो टू अ लेमैन लैंग्वेज एंड मेक यू गाइज अंडरस्टैंड थिंग्स. क्लियर है? किसी को अभी तक इसमें कुछ क्वेश्चन है? मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपकी अटेंडेंस क्लिक कर लेती हूँ. अभी हमारे पास 5-6 मिनट ही है क्लास ओवर होने के लिए. आप लोगों की अटेंडेंस जो है, मैं ग्रुप में आपको स्क्रीनशॉट अटेंडेंस का मैसेज कर दिया करूंगी मैं, सो दैट यू शुड नो कि आपका अटेंडेंस कैप्चर हुआ है या नहीं हुआ है. जिस किसी का भी अटेंडेंस कैप्चर नहीं हो रहा है, मुझे प्लीज अपना पर्सनल टेक्स्ट कर दीजिएगा, उसी को टैग करके, सो दैट डेट भी मैं इसमें कैप्चर कर लूंगी, आपको पता चल जाए कि आपका नेम और अटेंडेंस कैप्चर हुई है या नहीं हुई है. सेम डे अगर अपना इशू रिजॉल्व करवा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. मंथ के बाद जब आपको आपकी अटेंडेंस डिस्प्ले होगी टोटल, तो उसमें थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ऐसा इशू कि आपका कैप्चर नहीं हुआ या आपकी अटेंडेंस कम थी या कुछ था. एवरीडे बेसिस पे अगर आप रिजॉल्व कर लेंगे मेरे से तो बहुत अच्छा रहेगा. मैं मंथ के बाद में आपको लिटरली नहीं बता पाऊंगी कि 2 तारीख को आप थे या नहीं थे. ठीक है? सो एवरीडे इट इज गोइंग टू बी शेयर्ड विद यू गाइस इन द ग्रुप. किसी को कुछ भी डिस्कनेक्टेड अटेंडेंस से रिलेटेड, वो सेम डे मेरे से प्लीज रिजॉल्व करवा ले, या मैक्सिमम नेक्स्ट डे तक, तो मैं अटेंडेंस पर्सन को दे दूंगी अगर ऐसा कुछ रहेगा तो. क्लियर है? तो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग समझ में हमको आ गया है कि बेसिकली, और सिर्फ पैसे को इकट्ठा करना या पैसा हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, वही काम नहीं होता फाइनेंस का. ये भी काम होता है कि पैसा तो तुम ले आए, उसके बाद क्या इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, वेस्ट तो नहीं पड़ा हुआ, मैं पैसा मंगवा तो लिया. अब बाकी दूसरे डिपार्टमेंट्स या और कोई लोग प्रोजेक्ट में अच्छे प्रोजेक्ट ही नहीं लेकर आ पाए, या प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, या उस पैसे से, क्योंकि हमें एक कॉस्ट तो आ गई है, इतना तो हमें अर्न करना ही है. फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई पैसा उठाया है 1% इंटरेस्ट पे पर मंथ पे, 1% इंटरेस्ट पर मंथ पे अगर हमने पैसा उठाया है, तो हेलो, हाय, हाँ मैं क्लास ले रही थी, बता, अभी हो जाती हूँ 10 मिनट में, 5 मिनट मैं करती हूँ. हाँ, सॉरी. सो बेसिकली सिर्फ पैसा लेके आना ही या फंड्स को रेज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम नहीं है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप सिर्फ इतना ही नहीं है कि पैसा लाकर दे दिया कंपनी को, अब तुम कुछ भी करते रहो. उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, ये सारा काम भी इंश्योर करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, इसलिए स्कोप बड़ा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये भी काम उन्हीं का ही है. तो आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि अप्रूवल मिल जाता है, या आप देखेंगे जब कभी काम करेंगे, बिकॉज यू आर स्टूडेंट, तो आपने नहीं देखा होगा, बट जनरली इन एन ऑर्गेनाइजेशन इट हैपेंस कि अगर आप कहीं से कुछ अपने कुछ भी आप फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट वाला कोई भी काम करने वाले हैं, आपको अपने मैनेजर से अप्रूवल लेना होगा, और वो जो अप्रूविंग अथॉरिटी है वो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर काम का बजट अपनी सीनियर अथॉरिटी से अप्रूव करवा चुका होगा. यानी कि कंपनी का एक प्रॉपर बजट बनता है, एक कंपनी का बजट बनता है, हर डिपार्टमेंट का अपना बजट बनता है, हर डिपार्टमेंट का हेड अपना अपने डिपार्टमेंट का एक बजट अप्रूव करवा लेता है कि मोर और लेस मेरे डिपार्टमेंट में एक साल में मैं 5 करोड़ रुपया खर्च करूंगा, या मैं 500 रुपया खर्च करूंगा, या मैं 5,000 रुपया खर्च करूंगा, वटेवर, वो अप्रूव हो जाता है. वो कब, कैसे, कितना, कहाँ पे यूज होना, फिर वो उस डिपार्टमेंट के हेड की ड्यूटी हो जाती है. तो अब हमारे पास बजट आ गया, सारे डिपार्टमेंट्स का आ गया, पूरे साल का आ गया.
अब उस बजट को हम शेयर कर सकते हैं फाइनेंस वालों के साथ कि भाई देखो टोटल सारे हमारा बजट हम इतना है, हम ये सब प्लानिंग कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट का इतना होगा यूज, हमें फंड्स की इतनी जरूरत पड़ सकती है, एक महीने में पहले मंथ में इतनी पड़ेगी, सेकंड में इतनी पड़ेगी, हो सकता है पहले मंथ में ही सारे पैसे की जरूरत पड़ जाए, हो सकता है हमें 6 महीने कम की पड़े तो हम 6 महीने बाद ही इतना पैसा रेज करें, 6 महीने पहले हम कम रेज करें, वट एवर इज द रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली फंड्स को कलेक्ट करवाना, जितना जिसको जरूरत है उसके हिसाब से अवेलेबल करवाना, और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्या बाकी सारे डिपार्टमेंट्स, बाकी सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स, बाकी सारे मैनेजर्स या एचओडीज या हेड्स जो भी अथॉरिटीज हैं यूज करने का फाइनेंशियल एक्टिविटीज में यूज या फाइनेंशियल एक्टिविटी करने के लिए जो भी अथॉरिटीज इन्वॉल्व है, क्या वो पैसा बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि मेरे ये वाला एक मेरा सपोज मैं एक पर्सन मैनेजर हूँ, अपने हेड हूँ मैं अपने डिपार्टमेंट की सपोज, और मैंने अपने अंडर ही अपने किसी फैमिली मेंबर को रख दिया और मैं आपसे बोले जा रही हूँ कि इसको इतना पैसा एक्स्ट्रा ट्रांसफर कर दो, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है या बहुत अच्छा काम कर रही है, इसको इतना पैसा इंसेंटिव दे दो, कुछ कर दो, तो क्या वो एक्चुअल में ठीक है कि नहीं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, क्या मैं मिसयूज तो नहीं कर रही। वो सारी चीजें भी फाइनेंस मोर और लेस अगर एक रेगुलर चेक रखेगा तो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड होना जरूरी है, जो काम फाइनेंस मैनेजर करता ही है। अब अगर मैं नेचर की बात करूँ, नेचर में देखो जो ये हाईलाइटेड आपको दिख रहे होंगे हेडिंग्स, ये मेन काम है, इनकी डिटेलिंग हम आप ही पढ़ भी सकते हो, अदरवाइज मैं आपको वैसे बताऊंगी। जैसे कि पहला नेचर हो गया फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एस्टिमेट्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो फाइनेंस मैनेजर क्या कर सकता है, पहला काम क्या करेगा, वो एस्टिमेट ही बनाएगा कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा किस डिपार्टमेंट को कितने पैसे की जरूरत है, वो कौन से डिपार्टमेंट को किस मंथ में या किस साल में या क्वार्टरली बनाया है उन्होंने या मंथली बनाया है या 6 मंथ्स का अपना एक प्लान बनाया या पूरा एनुअल का ही एक प्लान बना रहे हैं, किसको कब कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और ओवरऑल हमारी कंपनी को पैसा हमें पता चलेगा कि हमारा एस्टिमेट हम लगा रहे हैं कि इतना पैसा हमें चाहिए, इतनी कैपिटल हमें चाहिए। कैपिटल इज पैसा बेसिकली जो हम मार्केट से उधार पे उठा के, इंटरेस्ट पे या किसी कॉस्ट पे उठा के हम पैसा लगाते हैं किसी बिजनेस में, दैट इज कैपिटल। ठीक है, तो पहले तो हमने उसका एस्टिमेट लगाना, सबसे पहला काम है ये, कितना चाहिए भाई, कितना पैसा चाहिए। वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, फिक्स्ड कैपिटल कितनी होगी। वर्किंग कैपिटल होता है रूटीन में जो हमें पैसा चाहिए, रूटीन मतलब डे टू डे में, आज के लिए आज कुछ पैसा तो नहीं चाहिए, कल कुछ पैसा तो नहीं चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल होती है कि एक बार आपने पैसा लगा दिया फिर वो लॉन्ग टर्म तक उसमें पैसा नहीं लगता। जैसे कि सैलरीज होगी, सैलरी आपकी एक महीने में एक बार तो आपने पे कर दी, लेकिन वो हर महीने का खर्चा है, ऐसा नहीं कि एक साल में एक बार आपने सैलरी दी और बात खत्म। तो वो वर्किंग हो गया। रूटीन में आपको बार बार जिस चीज की जरूरत पड़ रही है, मे बी ऑन अ डेली बेसिस और ऑन अ वीकली बेसिस और ऑन अ मंथली बेसिस, जो हमें पैसे की जरूरत पड़ती है वो वर्किंग कैपिटल में आ जाता है। फिक्स्ड होता है कि एक बार हमने पैसा लगा दिया किसी चीज में, वो सालों साल हमें काम देता रहेगा, तो वो फिक्स्ड हो गया। जैसे कि फर्नीचर में आपने लैंड खरीद के बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिल्डिंग बना दी, अब बिल्डिंग बार बार तो रोज बिल्डिंग नहीं बन रही ना, बिल्डिंग को सपोज बनाने के लिए 200 करोड़ रुपया चाहिए या 2 करोड़ रुपया चाहिए सपोज, अब वो 2 करोड़ रुपया हर साल तो नहीं बनेगा, हर साल तो बिल्डिंग नहीं बन रही है, फर्नीचर भी हर साल नहीं खरीद रहे, समझ लो। तो फिक्स्ड में कुछ पैसा हमें चाहिए, कितना फिक्स के लिए चाहिए, कितना वर्किंग के लिए, वर्किंग के लिए जो चाहिए वो तो हमें हर महीने ही अरेंज करना होगा या हर टाइम ही अरेंज करना होगा रेगुलर प्रैक्टिस में। फिक्स जो है वो ज्यादा पैसा होता है, एक टाइम में हमें अरेंज करने का, छुट्टी हो जाती है काफी लॉन्ग टाइम के लिए, फिर हमें उसमें इन्वेस्ट करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती जनरली। क्लियर है, तो पहला तो हमारा फंक्शन ये हो गया फाइनेंस का कि भाई एस्टिमेट करना है कैपिटल कितनी होगी, रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चलेंगे, बिना रिक्वायरमेंट के या बिना एस्टिमेट बनाए अगर हमने पैसा उठा लिया मार्केट से तो भाई इतना आ गया अब क्या करें, ज्यादा आ गया,